अगर मेरे बेटे का रूममेट यहूदी विरोधी है तो क्या होगा? क्या उसके लिए अपने दरवाजे पर मिज़ूज़ा लगाना सुरक्षित है? लोग ऐसे ही सोच रहे हैं क्योंकि यही हकीकत है। हर संस्था में पूरी तरह से घुसपैठ। शैक्षणिक, मीडिया या सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछले साल ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर संगठित अभियान चलाया गया ताकि ईसाइयों और यहूदियों को अलग किया जा सके। मुझे इस शासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक कैंसर की तरह है जो फैलता रहेगा और फिर से बढ़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे कैंसर करता है। अगर आप इसे पूरी तरह नहीं हटाते तो ये फिर से बढ़ सकता है। सभी का स्वागत है क्वाड में और एक बहुत ही खास एपिसोड के लिए। लगातार दूसरे साल यहाँ कूफी क्रिश्चियन यूनाइटेड फॉर इजराइल के समिट में डॉक्टर शीला नजारियन, आप एक ईरानी यहूदी हैं जो एलए में रहती हैं और अपने परिवार के साथ खतरनाक हालात में वहां से भागी थीं। शीला, एक देशभक्त अमेरिकी के रूप में इन दृश्यों को देखकर आपको कैसा लगता है? कभी इतने खूबसूरत रहे देश को देखकर मन में गहरी निराशा होती है, जिसने मेरे माता पिता को बहुत कुछ दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों बेटियों को मौका और आवाज देने के लिए उन्हें सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। वे आज़ादियां जिन्हें हम यहाँ अमेरिका में हर दिन सामान्य मान लेते हैं। मुझे उनके व्यवहार पर कोई हैरानी नहीं है। मुझे उनकी धमकियों पर कोई हैरानी नहीं है। मुझे इस बात पर भी हैरानी नहीं है कि वे एमओयू प्रतिनिधिमंडल के दौरान एक चीज पर हस्ताक्षर करते हैं और कुछ और कहते हैं। उनके पास 2 साल और 6 महीने है ना? कुछ बदलने का मौका? सही। मुझे इस शासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये एक कैंसर की तरह है जो फैलते रहेंगे और फिर से मजबूत होंगे। और एक डॉक्टर के तौर पर, जैसे कैंसर को अगर शरीर से पूरी तरह नहीं हटाया जाए तो वो फिर से बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। मैं ईरान के शासन को भी इसी तरह देखती हूँ। मुझे नहीं लगता आप गलत हैं। जैसा मैं कहती हूँ, बिच्छू अपनी फितरत नहीं बदल सकते, यही उनकी असलियत है। और दुर्भाग्यवश, मेरा मतलब है, मुझे नहीं लगता कि ये एमओयू कहीं पहुंचने वाला है। मुझे लगता है कि हर कोई अपने-अपने कारणों से बस टाल-मटोल कर रहा है। शमा, तुमने बताया था कि अंतिम संस्कार में कुछ दिलचस्प मेहमान आए थे। हाँ, हमने सऊदी अरब और कतर दोनों से प्रतिनिधिमंडल देखे। कतर तो है, इसमें कोई हैरानी नहीं। सऊदी, क्या तुम्हें हैरानी हुई? ये हैरानी की बात है क्योंकि सऊदी अरब ने पिछले दशक में कई साल बहुत स्पष्ट रूप से इस्लामिक रिपब्लिक पर अपनी स्थिति जताई थी। और बेशक ईरान युद्ध ने सच में दिखा दिया है कि सऊदी नेतृत्व की इस्लामिक रिपब्लिक पर स्थिति कितनी अलग है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास एमबीएस है जो अब भी, मैं कहूंगी, इस्लामिक रिपब्लिक के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन सऊदी सरकार के कई सदस्य अब भी राजनीतिक इस्लाम से साठ गांठ रखे हुए हैं। क्यों? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे राजनीतिक इस्लाम में गहरे धंसे हुए हैं, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक से उनकी साठगांठ नहीं है? वे शिया हैं। हाँ। बे सुन्नी है, मेरा मतलब है। हाँ, देखिए, सऊदी अरब में बड़ी शिया आबादी है, खासकर पूर्वी प्रांत में, जिसे शबकिया कहा जाता है, जहाँ सबसे बड़े तेल भंडार हैं। इन हरामजादों को हमेशा तेल क्यों मिलता है, समझ नहीं आता। हाँ, ये अब सऊदी राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है, जैसा कि हम जानते हैं। मुझे लगता है इसमें एक और बात है, ये बार बार बदलना। जैसे इज़राइल हमारा सहयोगी है और हम उसके साथ युद्ध में भी उतरे थे। ये कहा गया था कि वे आदर्श सहयोगी है। पिछले हफ्ते प्रशासन ने कहा कि उन्हें आभारी होना चाहिए। हमें नहीं पता कि इज़राइल क्या कर रहा है और उन्हें हमारी बात सुननी चाहिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अरब देश सोच रहे हैं, अगर यही उनके आदर्श सहयोगी हैं और वे उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो यहाँ एक भरोसे की बात है। वे इसी इलाके में हैं। हाँ। अगर ये शासन रहा, तो उन्हें इसी शासन के साथ जीना होगा। हाँ। और मुझे लगता है कि वे एक पैर यहाँ दरवाजे के अंदर और एक पैर ईरान में रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम अंतिम संस्कार में प्रतिनिधिमंडल भेजें, साथ ही सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन जीतेगा या अमेरिका की रुचि मध्य पूर्व में कितनी देर तक रहेगी। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपने खत्म कर लिया है। सैंड्रा, आप अमेरिका में बहुत लॉबिंग करती हैं। आप जानती हैं, ऐसे कानूनों के लिए जो कतर और दूसरे वाकई संदिग्ध तत्वों की काली फंडिंग को उजागर करते हैं। आप हमें उस स्थिति के बारे में क्या बता सकती हैं जिसमें हम जी रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हम इस बुरे सपने में जाग गए हैं। मुझे पता है कि यह कई सालों से हो रहा है। मुझे पता है कि आप भी यह कई सालों से जानती हैं। ये इतनी चरम सीमा पर क्यों पहुंच रहा है?
हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है आपने इसे बहुत खूबसूरती से बताया कि ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में हमें जैसे अभी-अभी एहसास हुआ है। और चाहे आप कहें कि आपने ये 7 अक्टूबर के बाद देखा, जब हमारे सभी कैंपस, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़, स्वाभाविक आंदोलन से नहीं, बल्कि पैसे देकर फैलाई गई अराजकता के कब्जे में आ गईं। इससे हमें अपनी संस्थाओं पर गंभीरता से सोचने को मजबूर होना पड़ा, खासकर जब देश की शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट्स को कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा। जब उनसे पूछा गया कि यहूदियों के नरसंहार की मांग आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं, और उन्होंने कहा ये निर्भर करता है, तब हमें समझ आया कि हमने अपनी राह खो दी है। तो अगर उस स्थिति से कुछ अच्छा निकला है, तो वो यही है कि हमें ये एहसास हो गया। हमें अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा, खासकर विदेशी लोगों को, विशेष रूप से दुष्ट देशों से आने वाले विदेशी लोगों को, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का दुरुपयोग करने और हमारे शिक्षा तंत्र को अपने हित में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए। इस सम्मेलन में हम ऐसी नीतियों पर काम करेंगे जो इसे सुनिश्चित करेंगी। लेकिन आपने आज सुबह सम्मेलन में एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था, जब आपने कहा था कि कानून तो मौजूद हैं, बस उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है। सही है? तो इसमें क्या लगेगा? क्या करना पड़ेगा? ये कानून 1965 का है, शीत युद्ध के बाद के माहौल में बना था। लेकिन अब माहौल बदल गया है ना? ये कानून शायद रूस को ध्यान में रखकर लिखा गया था। ये बहुत बुनियादी है और जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता, क्योंकि असल में इन दुष्ट राष्ट्रों से पैसा एनजीओज, गैर लाभकारी संस्थाओं व थिंक टैंकों के जरिए स्कूलों में पहुंचता है। तो हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि इस कानून में संशोधन की मांग करेंगे ताकि इसे पूरी तरह से बंद किया जा सके, जिससे आप मूल रूप से स्कूल के जरिए अपना पैसा खपा ना सकें। और फिर ये पारदर्शिता भी लाता है, जो अभी बिल्कुल नहीं है। ये आवश्यक बनाता है कि पैसा कहीं से भी आए, उसकी जानकारी देनी ही होगी। और फिर ये सब सार्वजनिक रूप से खोजी जा सकने वाली डेटाबेस बन जाता है। और फिर सारी बिना काट-छाँट की गई जानकारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भेज दी जाती है, ताकि वे सही मायनों में जांच कर सकें और ये पता लगा सकें कि कोई चीज़ वाकई में शैक्षणिक रुचि या चिंता है, या फिर हम किसी विदेशी द्वारा प्रभावित किए जा रहे हैं। ये वाकई शानदार है। आप सब कुछ सबके सामने पारदर्शी बना रहे हैं। पारदर्शिता से विश्वास बनता है। यह शानदार है। शेरी, पिछले 1 साल में मैं कहूँगी, मेरा मतलब है जब से मैं पिछले साल यहाँ आई थी, हम टकर कार्लसन और कैंडस ओवेंस जैसी लोगों के बारे में बात कर रहे थे। जैसे हम इन बेवकूफ़ों के बारे में बात करते-करते थक चुके हैं। पिछले 1 साल में ईसाई समुदाय को निशाना बनाने और ईसाइयों यहूदियों को अलग करने के लिए संगठित अभियान चला है, जो हमने हर जगह देखा। मुझे लगता है कि चार्ली कर्क की हत्या के बाद से जैसे सब कुछ खुल गया, या कम से कम ये साफ हो गया, और वो जैसे इसे रोक कर रखे हुए थे। आप क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल की सह निदेशक हैं। जमीनी स्तर पर आपको क्या महसूस हो रहा है? तो बाद वाला कि वो इसे बहुत सारे समर्थन के साथ रोक कर रखे हुए थे, लाखों ईसाइयों के साथ, क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल के 1 करोड़ सदस्य। पादरी हेगी इस आंदोलन की धड़कन रहे हैं। वो पिछले 40 सालों से इसकी धड़कन है। अगर आप ईसाई हैं और बाइबल पर विश्वास करते हैं, तो आप इज़राइल से अलग नहीं हो सकते। यहूदियों के लिए सबसे सुरक्षित है कि इंजीलवादी बाइबल पर विश्वास करें और रिप्लेसमेंट थियोलॉजी न मानें, क्योंकि उनकी बाइबल सियोनवादी दस्तावेज है। जब ये दुष्ट लोग कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, जिस इज़राइल की बात हो रही है, वो आज का इज़राइल नहीं है, तब आप खुद को उस कहानी में नहीं देख पाते। और हर चीज़ की तरह बात पहचान की राजनीति पर आकर टिक सकती है, जो कभी कभी अच्छी भी हो सकती है। हमारे लिए हमारी पहचान ज़ायोनिस्ट के रूप में है। इज़राइल हमारी बाइबल में वर्णित मातृभूमि है, और ईसाई भी इस मातृभूमि और प्रतिज्ञात भूमि से जुड़े हुए हैं। जैसे ही वे कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा इज़राइल नहीं है, ये यहूदियों का इज़राइल नहीं है, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, फिर आपको लगता है, सवाल उठता है, और आप नहीं जानते सच्चाई कहाँ ढूंढे। तब आप उन लोगों की सुनने लगते हैं जो झूठ बोल रहे होते हैं। यही हम क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इज़राइल में लोगों को इज़राइल की भूमि की बाइबल और राजनीतिक सच्चाइयाँ सिखाते हैं। लेकिन आप जानते हैं मुझे क्या बहुत दिलचस्प लगा? मैं कई कॉन्फ्रेंसेस में जाती हूँ। आप सोच सकते हैं कि मैंने देखा है कि यहाँ युवा भीड़ है। हर साल जब मैं आती हूँ, भीड़ और भी युवा होती जाती है। हमारे पास हाई स्कूल और कॉलेज के बच्चों की कुछ वाकई दिल दहला देने वाली गवाही है। मैं अभी यहूदियों की नहीं, ईसाइयों की बात कर रही हूँ, जिन्हें इज़राइल समर्थन के कारण परेशान किया जा रहा है। सुरक्षा कहाँ है? वे सबसे आगे हैं।
यहाँ करीब 300 हाई स्कूल व 300 से ज़्यादा कॉलेज छात्र हैं। और जैसे ही आप अपने क्वाड में इजरायली झंडा लेकर इजराइल के बारे में बात करते हैं, चाहे आप यहूदी हों, ईसाई, मुस्लिम या हिंदू, फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक निशाना बन जाते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों, जिन्हें कूफी किड्स कहते हैं, को तैयार करते हैं, चाहे वे कॉलेज के छात्र हों, सच जानने, निडर रहने और ये समझने के लिए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वे झूठ फैला रहे हैं और खुद भी नहीं समझते कि क्या कह रहे हैं। जब छात्रों को सुनाने का मौका मिलता है, वे सच के साथ तैयार होते हैं और सच सामने आ जाता है। हाँ, मैं इसे एंटीसेमिटाइज्म बाय प्रॉक्सी कहती हूँ, इसलिए इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। मेरे लिए यह बहुत परिवर्तनकारी था कि मैं पिछले साल कूफी आई और सीधे ईसाइयों से सुना कि कूफी क्या है और उसके मूल्य क्या हैं। आप जानती हैं, ऑनलाइन जो रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का प्रोपेगेंडा हम देखते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, जो मुझे लगता है कि खास तौर पर मुस्लिम ब्रदरहुड चैनलों से आता है। ऐसी संस्थाओं के साथ गठबंधन और सहयोग को हतोत्साहित करने के लिए, जैसे कूफी, जो इस मामले में बेहद रणनीतिक और व्यवहारिक हैं, वास्तव में अमेरिका और इजराइल के बीच सहयोग की इस सोच को बढ़ावा देने में। ये बाइबल से जुड़ा है, ये आध्यात्मिक है और इसे देखना वाकई अद्भुत है। मैं जो बात एंटीसेमिटिज्म बाय प्रॉक्सी के बारे में कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हम इसे भू राजनीतिक रूप से भी देखते हैं। जो देश अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, मसलन ईरान युद्ध से पहले और बाद दोनों समय में, हम यह देखते हैं वही तरीका जो इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, इजराइल को बदनाम करने के लिए, इजराइल को अलग थलग करने के लिए, ये यूएई, बहरीन और मोरक्को पर भी लागू हुआ है। और जैसा कि हमने पहले खामने के अंतिम संस्कार के बारे में कहा था, यह देखना वाकई हैरान करने वाला है कि बहरीन, यूएई और कुवैत ने इस अंतिम संस्कार में अपने प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजे। क्या ये उनके स्वभाव के खिलाफ था? क्या वे आमतौर पर इससे दूर रहते? हाँ, तो उन पर हमला हुआ, उन्हें मजबूर किया गया होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें दिखाता है कि खाड़ी भी बदल रही है। जिन देशों ने सामान्यीकरण समझौते किए हैं, वे अपनी संप्रभुता पर और जोर दे रहे हैं। और अगर सऊदी के पास सामान्यीकरण का स्पष्ट रास्ता होता, तो कुवैत भी सामान्यीकरण कर लेता। और मुझे लगता है कि इसे ध्यान में रखना वाकई बहुत बहुत जरूरी है। ये कमाल है। और मेरा मतलब है, सच में उनकी पकड़ इतनी सारी जगहों पर है। और उन जगहों में से एक जहां हमें लगता है कि उनकी पकड़ है, वह रिपब्लिकन पार्टी का एक हिस्सा है, या कम से कम वे उन कुछ तत्वों के साथ खेल रहे हैं जो अभी भी खुद को ऐसा मानते हैं। आप जानती हैं, आप लगातार फॉक्स पर एक मीडिया पर्सनालिटी हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप एक गर्वित रिपब्लिकन हैं और राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत बहुत समर्थक हैं। क्या ये आपके लिए अजीब या चौंकाने वाला था? क्या आपने इसे धीरे-धीरे आते देखा? और आप इससे कैसे निपटती हैं? आप जानती है, मैं थोड़ी असहमत हूँ। मैं सहमत भी हूँ, लेकिन थोड़ी असहमत भी हूँ। मुझे लगता है रिपब्लिकन पक्ष में एंटीसेमिटिज्म या रिप्लेसमेंट थियोलॉजी पॉडकास्टर्स के जरिए हो रही है। ये विधायक नहीं है। सही है। जबकि वामपंथ में पार्टी इसी दिशा में जा रही है। ये लोग कानून बना रहे हैं। ये लोग स्थानीय और बड़े पदों के लिए चुने जा रहे हैं। उन्होंने इसे उजागर नहीं किया और मुझे लगता है रिपब्लिकन पार्टी को पिछले अनुभवों से सीखने का फायदा मिला। उन्होंने देखा कि इसने डेमोक्रेटिक पार्टी को कैसे बर्बाद किया। आपने राष्ट्रपति ट्रंप को इसे उजागर और कुकी टक्कर कहते हुए भी देखा। और आप जानती है, ये लोग जिन्हें मार्क लेवी ने कसली। रिपब्लिकन है। हाँ, और फिर हाँ, हाँ, और भले ही मार्क लेविन प्रशासन और उनके द्वारा एमओयू और अन्य चीजों के साथ लिए जा रहे फैसलों की आलोचना करते रहे हैं, हाँ, फिर भी वहाँ प्यार और सराहना है। व्हाइट हाउस ने इन्फ्लुएंसर्स की एक लिस्ट जारी की है जिन्हें अब वहाँ अवांछित माना जाता है क्योंकि उन्हें बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। और वे लोग, आप जानते हैं, वे कतर गए या वे अन्य जगहों पर गए। व्हाइट हाउस ने सूची जारी की। हाँ, वाह, वाह, मुझे पता नहीं था। वो राजनीतिक रूप से प्रेरित था क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे थे। हाँ, कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंसर्स। तो जब लोग कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऐसे लोगों को, जैसे ग्रिफ्टर्स या ग्रॉयपर्स, नहीं फटकार रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ज्यादातर ऐसा करने वाले चुने हुए अधिकारी नहीं होते। खैर ये भी कुछ है। कम से कम वे इसका विरोध तो कर रहे हैं। कम से कम वे ये तो मानते हैं कि ये ठीक है। वे एक जंग लड़ रहे हैं। घर को व्यवस्थित रखने का काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि थॉमस मेसी, टकर कार्लसन हैं, हाँ, लेकिन आप जानती हैं, थॉमस मेसी इजराइल के दोस्त नहीं थे नहीं। और वो भी नहीं हैं
थॉमस मेसी के पास अब नौकरी नहीं है। हाँ। यही है लोकतंत्र का काम। अब कौन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है? और इसलिए मुझे लगता है कि शीला की बात सही है। हम थोड़े ज्यादा निष्पक्ष रूप से चीजों को कहने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो कोई भी करे। मैं जानती हूँ कि कूफी में हम साबित करते हैं कि हम गैर दलीय हैं। क्या आपने सबके साथ काम किया था? हम सबके साथ काम करते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ, जैसे थॉमस मेसी हमारे मुद्दों पर मजबूत नहीं है। हाँ, यहूदी यहूदी संगठनों ने उनके खिलाफ केंटकी में एक अभियान चलाया था और सीएफआई एक्शन फंड भी उसमें शामिल हो गया था। हम नहीं चाहते थे कि सिर्फ यहूदी संगठन ही थॉमस मेसी का विरोध करें, खासकर केंटकी में जहां सिर्फ 12 यहूदी हैं। हम चाहती थीं कि हम अपने यहूदी दोस्तों से जुड़कर बताएं कि यहूदी विरोधिता केवल उनका नहीं, बल्कि मानवता का मुद्दा है। हम ये कर रही हैं क्योंकि यही सही है। इसी वजह से मुझे लगता है कि हम रिपब्लिकन पार्टी से अलग हैं, जबकि अब यहूदी विरोध का विरोध करना उनकी एक पहचान बन गया है, डेमोक्रेटिक पार्टी की नहीं। माफ कीजिए, मेरा मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या आपको लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी में या कम से कम रिपब्लिकन झुकाव वाले लोगों में ये बात युवाओं में ज्यादा है, जैसा लोग कहते हैं? आप जानती हैं, मुझे लगता है अगर आप इसके बारे में बौद्धिक रूप से ईमानदार रहना चाहती हैं, तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि इसमें कुछ भी खबर बनने लायक या विवादास्पद नहीं है, कि युवा लोग अपने से पहले की पीढ़ी के मूल्यों और नैतिकताओं पर सवाल उठाते हैं। ठीक है। मुझे युवाओं के सवाल पूछने या उलझन में रहने से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि यही सीखने और ज्ञान का हिस्सा है। और सिर्फ इसलिए कि आप टकर कार्लसन देखते हैं और क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्रिय होकर वोट देने भी जाएंगे। मैं नेताओं या वयस्कों या टकर, कैंडीज, मेगन, थियो वॉन, वॉन आदि जैसे लोगों को लेकर कहीं ज्यादा चिंतित हूँ, जो अपने प्रभाव और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह के व्यवहार को वैध ठहराने के लिए कर रहे हैं, ताकि इसे अब नफरत के रूप में न देखा जाए, इसे देशभक्ति के रूप में देखा जाए। एक और बात जो मैं कहूंगी, जो मेरे अनुभव में एक फर्क है, वो ये है कि बहुत सारे लोग जो लेफ्ट में हैं, आप उनसे तर्क भी नहीं कर सकते। कहते हैं तथ्य आपका पीछा करते हैं, लेकिन आप उनसे तेज भागते हैं। ऐसा ही है। जब मैं जुबिली में थी, तो मैं एक पूर्व मरीन के पास बैठी थी। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट, और मुझसे धीरे धीरे बोले, क्योंकि हमारे सामने शूटिंग हो रही थी। आप जानती हैं, वो हमें पीछे बिठाते हैं। वो बोले, अमेरिका फर्स्ट, हमें इजराइल को पैसा नहीं देना चाहिए। मैंने कहा, इजराइल ने अभी हिजबुल्ला के एक आदमी को मारा जिसने 42 मरीन मारे थे। हाँ शे। और फिर इतनी जल्दी वो मुड़े और बोले, हमें इजराइल की मदद करनी चाहिए, हमें इजराइल की मदद करनी चाहिए। जैसे कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ, बस जानकारी की कमी थी। क्या यही एक बड़ी समस्या नहीं है शमा? जानकारी। हमने जैसा पहले कहा, समझा ही नहीं कि पिछले 20 सालों से अकादमिक जगत में धीरे धीरे और फिर खुलेआम ब्रेन वॉशिंग हो रही थी। मेरा मतलब है, मरिसा स्ट्राइडर भी कह रही हैं कि के 12 में ब्रेन वॉशिंग हो रही है। आप तो सालों से मुस्लिम ब्रदरहुड पर नजर रख रही हैं और उनसे लड़ रही हैं। मेरी पूरी जिंदगी जब मैं अमेरिका में बच्ची थी, तब से आप यूएई में थी, जहां वे मुस्लिम ब्रदरहुड से लड़ने में काफी प्रभावी रहे। अब आप यहाँ आकर सोचती हैं, ये क्या हुआ? मुझे लगता है हमें मुस्लिम ब्रदरहुड की रणनीतियों से सतर्क रहना चाहिए। तो उदाहरण के लिए मैं सैंड्रा से सहमत हूँ कि कानून और संविधान स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा करने में वाकई मददगार हैं। लेकिन समस्या यह है कि लोकतंत्र के भीतर उनका काम करने का तरीका यह है कि वे खास संस्थाओं के भीतर नौकरशाहों की भर्ती करते हैं। और इसलिए भले ही आपके पास कोई कानून हो, अगर उन्हें उस कानून को रोकने, लागू न करने या फाइल को जितना हो सके डेस्क पर छोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, तो असल में कोई भी उस कानून से सुरक्षित नहीं है। और इसलिए हमें सच में जागना होगा। और यही मेरी भूमिका है। और हम में से कई लोग यहाँ कूफी में हैं, और मैं आपकी सराहना करती हूँ कि आपने आईएससीएपी को शामिल किया। मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में वास्तव में बात करना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि मुस्लिम ब्रदरहुड ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में क्या किया है, और इस्लामी गणराज्य ने दशकों में क्या किया है। और वह हर संस्था में पूरी तरह से घुसपैठ जैसा दिखता है, चाहे वह शैक्षणिक हो, मीडिया हो या सांस्कृतिक। और निश्चित रूप से हम डीसी में अभी अभी जाग रहे हैं, और हम फंडिंग के स्रोतों को उजागर कर रहे हैं, और लोग कतर, मिस्र, तुर्की और सऊदी आदि को उजागर कर रहे हैं। लेकिन इन फंडिंग के स्रोतों को उजागर करना वास्तव में पर्याप्त नहीं है। हमें इसे रोकना होगा। हमें इन फंडिंग के रास्तों को तुरंत बंद करना होगा, ताकि नुकसान का आकलन कर सकें और उसे ठीक करना शुरू करें। वे अभी अनुकूलन कर रहे हैं,
ढल रहे हैं। वे क्रिप्टो करेंसी और तीसरे चौथे पक्ष के संगठनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यही आप कह रही थी। यही तरीका है जिससे वे पैसे भेजते हैं। बिल्कुल। और ध्यान रखें, उनके पास एक दिलचस्प रणनीति भी है जिसमें वे अलग-अलग स्तर के नेताओं को ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप डेमोक्रेट्स के खिलाफ जाते हैं तो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स सामने आ सकते हैं और लाइन ए नेतृत्व, लाइन बी नेतृत्व और लाइन सी नेतृत्व के बीच बहुत कम सहयोग होता है। कभी-कभी तो वे एक दूसरे को जानते तक नहीं है। इसलिए आपको लग सकता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं, और मैं दर्शकों से कह रही हूँ, वो है उन देशों से सीखना जिन्होंने इतनी संप्रभुता रखी कि वे इज़राइल के साथ सामान्यीकरण के लिए उसे भुना सके। क्योंकि वह विकल्प होना, इज़राइल के साथ सामान्य संबंध बनाने का, शांति स्थापित करने का मतलब है कि आप एक संप्रभु राष्ट्र हैं और अब भी नियंत्रण में हैं। और यही चीज़ वे इस देश में खत्म कर रहे हैं। अमेरिकियों के अपने देश में संप्रभुता रखने के मूल अधिकार। अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान में जुलूस 4 जुलाई को शुरू हुए। आखिर ये शासन हर दिन अमेरिका को कमजोर करने के लिए इतना जुनूनी क्यों है? वे मूल रूप से पूरे ईरान में 4 जुलाई के विरोध में जश्न मना रहे हैं। सचमुच पूरे देश में जुलूस निकाले जा रहे हैं। हाँ, ये सही मुद्दा है। नकबा के समय भी हमारे साथ ऐसा हुआ था। वे हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने नहीं देते। यही रणनीति है। शेरी, तुमने भावुक होकर कहा कि तुम्हारा बेटा कॉलेज जा रहा है और तुम बच्चों को इन हमलों के लिए कैसे तैयार करती हो? हमें थोड़ा सा बताओ कि तुम दूसरी माओं के साथ कैसे मिलकर संगठित हो रही हो। तो मैं कहूँगी कि ये बहुत अजीब है और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अमेरिका में और 2026 में मैं दूसरी यहूदी माँओं के साथ ग्रुप चैट्स में हूँ। हमारे बेटे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्सस जा रहा है जो किसी भी तरह की इज़राइल विरोधी नफ़रत के खिलाफ डट कर खड़ा हुआ है। वहाँ एक भी धरना शिविर नहीं लगा और यहूदी समुदाय मजबूत है। फिर भी चर्चा होती है कि अगर बेटे का रूममेट यहूदी विरोधी हो तो क्या उसके लिए अपने दरवाजे पर मेजूज़ा टांगना सुरक्षित है? कुछ लोग सोचते हैं मेरा बेटा ज़्यादा यहूदी जैसा नहीं दिखता तो उसे निशाना नहीं बनाएंगे। और लोग ऐसा ही कह रहे हैं, लोग ऐसे ही सोच रहे हैं क्योंकि यही हकीकत है। मैंने समिट में 2 यहूदी छात्रों के पैनल का संचालन किया था। एक ने बर्कले विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और उन्होंने कहा कि जिन समूहों की वो नेता हुआ करती थीं, जैसे कि हाइकिंग ग्रुप्स, पर्यावरण समूह, उनकी लीडरशिप ने न सिर्फ 7 अक्टूबर के बाद उनकी नेतृत्व की भूमिका छीन ली, बल्कि उन्हें इन समूहों से बाहर भी निकाल दिया गया। हमारे बच्चे अब ऐसी हकीकत का सामना कर रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आप कॉलेज कैंपस जाते हैं और सिर्फ दीवार पर चौक से लिखा फ्री फिलिस्तीन देखते हैं तो ये अच्छा है। कैंपस अच्छा है क्योंकि बस यही है। अच्छा, जब मेरा बच्चा अगस्त में कैंपस घूमेगा तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे और एक किशोर की तरह अपनी ज़िंदगी जिए और उसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करनी पड़े। चौक से लिखे नारे, कोई उसे देखकर ये न सोचे कि क्या वो यहूदी है, क्या वो यहूदी नहीं है। और इसलिए यहूदी माता पिता के रूप में हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो है अपने बच्चों में यहूदी होने का गर्व पैदा करना, कि यहूदी धर्म सिर्फ लड़ाई और वकालत के बारे में नहीं है, बल्कि आपको यहूदी धर्म से प्यार करना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं। नकारात्मकता संतुलित करने के लिए सकारात्मकता जरूरी है। सिर्फ बचाव काफी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि भगवान की कृपा से और मुझे विश्वास है कि एक दिन हम देखेंगे कि ये प्रवृत्ति उलट जाएगी, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए। आपको आशावादी होना ही पड़ेगा। और फिर हमारे छात्र, कूफा के छात्र, हमारे यहूदी बच्चे, उन्हें सच में इस पर ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, हमें ईसाइयों के रूप में इज़राइल के बारे में क्या पसंद है, यहूदियों के रूप में हमें इज़राइल के बारे में क्या पसंद है, क्योंकि आखिरकार रोशनी ही जीतने वाली है और हमें अंधेरे में उसी को थामे रखना है। सैंड्रा, आपके काम में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मैं कहूँगी सबसे बड़ी चुनौती बार बार ये सुनना है कि ईसाई इंजीलिक युवा इज़राइल के लिए अपना समर्थन क्यों खो रहे हैं। आपने भी यही कहा, यहाँ की ऑडियंस हर साल कम उम्र की होती जा रही है। हाँ, अगर आप ईसाई इंजीलवादी हैं तो इज़राइल के लिए आपका समर्थन हमेशा रहेगा। तो सिर्फ इसलिए कि कोई खुद को ईसाई कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में ईसाई है,
क्योंकि आप एक साथ ईसाई और यहूदी विरोधी नहीं हो सकते। और एक और बात जो इस क्षेत्र में ईसाई होने के बारे में दिलचस्प है, ये संघर्ष चाहे जैसा भी हो, मैं नहीं कहती कि हम विरोध का स्वागत करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी बाइबल, पुराना और नया नियम सिखाते हैं कि सही के लिए खड़े होने पर कठिनाइयां जरूर आती हैं। आपको गड्ढे से निकाला जाएगा, लेकिन अंत में महल तक पहुंचाया जाएगा। अगर आपके जीवन में पहले त्रासदी नहीं आती, तो आपको विजय भी नहीं मिलेगी। अगर लोग हमारे खिलाफ नहीं होते, तो हमें लगता है कि हमारी लड़ाई उतनी जरूरी नहीं है और हम पूरी कोशिश नहीं कर रहे। तो भले ही चीजें बुरी दिखे या ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार बुरी लगे, लेकिन आप जानते हैं, हमने नाव बना ली है। हम बाढ़ के लिए तैयार हैं। तो बारिश आने दो, क्योंकि हम ठीक रहेंगे। वाह! बात यह है कि कैंसल कल्चर समस्या है। लोग बहस नहीं करते, बस कैंसल कर देते हैं। आप ज़ायोनिस्ट हैं, हम बात नहीं करेंगे। यही समस्या है। आप कह रही हैं, हम बहस के आदी हैं, लेकिन वे आपसे बात भी नहीं करना चाहते। हाँ, मेरा मतलब है, हम तो बहुत समय से अलग-अलग वजहों से कैंसिल किए जाने के आदी रहे हैं। हाँ, तो फिर इसी साल क्या सामना करना है? परिवार के आने पर और एक दूसरे पर चिल्लाने में मजा आता है। इस साल सुरक्षा वाकई बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। तो आप जानती हैं, ये आपकी नींव को नहीं हिलाता। ईसाई होने का मतलब ये नहीं कि हम सुपर ह्यूमन हैं या कभी निराश नहीं होते, बल्कि ये दिखाता है कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, वो लड़ने लायक है। हाँ, और क्योंकि हम अभी भी एक संवैधानिक गणराज्य हैं, जहां चुनाव मायने रखते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम ऐसे कानून पास करते हैं जो लागू नहीं होते, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। कुछ लोगों ने प्राइमरी चुनावों में यह अनुभव किया है, इसलिए चुनावों के नतीजे असर डालते हैं। हमारी व्यवस्था दो दलीय है और यही सीएफआई एक्शन फंड करता है। ये वॉशिंगटन डीसी में हमारे लाखों सदस्यों की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे साल, न कि सिर्फ किसी एक वीकेंड पर, क्योंकि हम यहीं रहेंगे और हमें सुना जाएगा और गंभीरता से लिया जाएगा। भगवान आपको आशीर्वाद दे और शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं। शीला, यहाँ का फारसी मूल का समुदाय यह सब कैसे संभाल रहा है? आप जानती हैं, आप शायद दुनिया के सबसे बड़े फारसी प्रवासी समुदाय में रहती हैं, जो कि कैलिफोर्निया, एलए है। यहाँ फारसी मूल के यहूदी भी हैं और गैर यहूदी भी। सब एकजुट हैं कि ये बुरा शासन है और इसे हटाना चाहिए। यहाँ कई शासन समर्थक, नायक और विविध लोग हैं। साथ ही कई संस्थाएं भी हैं। क्या आपको लगता है कि वे लोग निराश हैं या उनकी उम्मीदें टूट रही हैं? क्या उन्हें लगता है ये ईरान को आज़ाद कराने का अगला कदम है? मुझे लगता है आप जानते हैं, ये एक विविध समुदाय है और मुझे लगता है कि यहाँ तरह-तरह की भावनाएं और एहसास हैं। मुझे लगता है कि सभी राष्ट्रपति ट्रंप के योगदान के लिए आभारी थे। हाँ, इस हत्यारे शासन के खिलाफ वास्तव में कार्रवाई की, जिसने ईरानी लोगों को यातना दी और हम में से कई को प्रभावित किया। भगवान का शुक्र है। अच्छी बात ये कि हम अमेरिका में हैं। लेकिन अब जानती है हमने सब कुछ खो दिया। हम हाँ, जब परिवार यहाँ आया, हम 8 लोग 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में थे। मेरे पापा साइकिल चला रहे थे। आप जानती है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ी थी। हमें कुछ नहीं आता था। सोचिए, 45-50 की उम्र में, नए देश में सब कुछ फिर से शुरू करना। आम, मुझे लगता है कई लोग निराश थे कि हमने काम पूरा नहीं किया और प्रशासन से अब आ रही बातें, जैसे हमने कभी शासन परिवर्तन का इरादा नहीं किया था, या आप जानती हैं, हमने उनकी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वही हमारा एकमात्र लक्ष्य था। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, आपने मदद का वादा किया था, वो कहाँ है? तो मुझे लगता है जब प्रवासी ईरानी लोग इन युवा लोगों की सार्वजनिक फांसी देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ उन्हीं बुनियादी आज़ादियों के लिए विरोध किया था, जिन्हें हम यहाँ हर दिन लाभ उठाते हैं और अक्सर हल्के में ले लेते हैं, तो ये बहुत दुख देता है। आप जानती है, ये दुख देता है क्योंकि यहाँ मिड टर्म चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से मैं इसके बारे में सोचती हूँ और मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद वही तरीका है जैसे हम ईरानी लोग, आप जानती हैं, यूक्रेन को लेकर जैसा महसूस करते हैं। हम नहीं चाहते कि यूक्रेन के लोग तकलीफ उठाएं, लेकिन अमेरिका में खुद तकलीफ उठाने की हमारी कितनी तैयारी है? खैर यही तो इसका एक हिस्सा है ना? हाँ, तो अगर आप आम अमेरिकियों को देखें, तो अगर वे नहीं चाहते कि ईरान की वजह से लंबे समय तक उनके गैस के दाम बढ़े रहे, अगर उनके पास इतनी सहनशीलता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वे ईरान के खिलाफ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे शासन के पक्ष में हैं, और यही बात इजराइल पर भी लागू होती है।
इसका मतलब ये नहीं कि लोग यहूदी विरोधी हैं। इसका बस यही मतलब है कि आप जानते हैं, मैं यहाँ घर का खर्च चलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पर्शियन, इजरायली और यहूदी लोगों को समझा रही हूँ कि लोगों की सहनशीलता सीमित होती है। क्या मुझे लगता है कि अगर ये शासन लंबे समय तक ना रहे तो दुनिया, जिसमें अमेरिका भी है, ज्यादा सुरक्षित होगी? हाँ, क्योंकि उनका घोषित लक्ष्य अमेरिका का विनाश है और वे इसे सच में मानते हैं और रुकने वाले नहीं हैं। वे वास्तव में विचारधारा के स्तर पर मानते हैं कि जब तक इजराइल और अमेरिका का विनाश नहीं हो जाता, तब तक धरती पर शांति नहीं आ सकती। और फिर वे सभी को अपने धर्म में बदल देंगे, वे सभी को किसी भी तरह से बदल देंगे। लेकिन आप जानती हैं, साथ ही हमें धैर्य भी रखना होगा। राजनीति भी है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप, आप जानती हैं, हाउस और सेनेट हार जाते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा और फिर वे मुकदमों में उलझ जाएंगे। हाँ, अपने बाकी कार्यकाल के लिए। और फिर सच में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है, आप जानती हैं, ये दुख देता है। हमारे दिन को चोट पहुंचती है जब हम देखते हैं कि युवा लोगों को हर दिन फांसी दी जा रही है। लेकिन वहाँ, आप जानती हैं, हमारी राजनीति है, एक रणनीति है। और मुझे लगता है कि हमें बस प्रार्थना करनी है, भरोसा रखना है और थोड़ा सा धैर्य रखना है। भले ही धैर्य रखना तकलीफ देता है। मेरा मतलब है, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। मैं भी चीज़ों को सकारात्मक नज़रिए से देखने की कोशिश कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ज़रूर कोई ना कोई रणनीति होगी, क्योंकि यह एमओयू जो भी है, सच होने के लिए बहुत बुरा है। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा है। यकीन ही नहीं होता कि ये इतना बुरा हो सकता है। ये हो ही नहीं सका, ये हो ही नहीं सका। मैं कहूंगी कि दर्शकों के लिए भी गलत बात होगी ये कहना कि आप जानते हैं, मैंने देखा कि इजराइल से पोल्स आ रही थी, लेकिन अब अचानक सब ट्रम्प के खिलाफ हो गए हैं। नहीं, आप जानते हैं, ये गलत बात है। बिल्कुल ये गलत बात है। और मैं इज़रायली मीडिया में उन कुछ लोगों में से हूँ, जो कह रही हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ तो सच में ठीक नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि कुछ और चल रहा है और मुझे लगता है कि वे खुद ही अपनी पोल खोल देंगे। नहीं, बिल्कुल। वे खुद अपनी पोल खोल देंगे। बिच्छू हमेशा बिच्छू ही रहता है। वे ऐसे ही हैं। ठीक है, इस हफ्ते हम कुछ अलग करेंगे। गंदे लोग और हीरो साथ में। सैंड्रा, तुम्हारा गंदा इंसान और हीरो कौन है? इस हफ्ते मेरे लिए गंदे लोग वे हैं जो ईसाई होने का दिखावा करते हैं। हमारे यहूदी दोस्तों को भी ऐसी चीजों का लंबे समय से सामना करना पड़ा है। और हाल ही में हम टकर और उसके जैसे लोगों को सुनते हैं जो बार बार कहते हैं, एक ईसाई के तौर पर, जो मुझे एक ईसाई के तौर पर बुरा लगता है, एक ईसाई के तौर पर, एक ईसाई के तौर पर। तो जो लोग मेरी आस्था का इस्तेमाल अपनी नफरत को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं, वे मेरे इस हफ्ते के गंदे लोग हैं। खैर, ये वाकई बहुत घटिया लोग हैं। और अब आपके हीरो कौन है? मेरे इस हफ्ते के हीरो, ये हफ्ता बहुत खूबसूरत रहा। ये वॉशिंगटन डीसी में हमारा 21वां CUFI शिखर सम्मेलन है। हम खास तौर पर इस पहल पर काम कर रहे हैं जिसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी, यानी कि ठीक 45 साल इजराइल के साथ खड़े होने में बिताए हैं। और इस साल हमारे पास पूरे देश और इजराइल से यहूदी समुदाय के पहले से कहीं ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं। और वे मेरे हीरो हैं जो यहाँ आकर हमारा समर्थन करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं और ये दिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती कैसी होती है। इससे मुझे बहुत उम्मीद मिलती है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। जो मांग रहे हैं, जरा सोच समझ कर मांगिए। कहीं ये 5 साल बाद यहूदी सम्मेलन ना बन जाए। हम आपसे कहीं ज्यादा हैं। हमें पता है, पर हम हर जगह पहुंच जाते हैं। तो तुम्हारा बदमाश और हीरो कौन है? सैंडी और मैं कई मामलों में मिलती जुलती हैं, पर एक ईसाई है, एक यहूदी, इसलिए अलग भी हैं। और इसलिए मेरे इस हफ्ते के बदमाश वे लोग हैं जो यहूदियों की तरफ से बोलने का दावा करते हैं। जब वे मेरे नाम पर ज़ायनिस्ट विरोधी या यहूदी विरोधी बातें कहते हैं, तो ये मेरे और मेरे बच्चों के दिल को दुखी करता है और हमारी यहूदी पहचान को चोट पहुंचाता है। जो लोग यहूदी होने का दिखावा करते हैं, वे ना तो यहूदियों की तरफ से बोल रहे हैं, ना यहूदियों जैसा आचरण कर रहे हैं। यही मेरे इस हफ्ते के बदमाश हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मेरे इस हफ्ते के हीरो हैं सभी 50 राज्यों से आए हजारों कुफी सदस्य, जो हवाई जहाज, कार से आए, काम से छुट्टी लेकर वॉशिंगटन पहुंचे, सिर्फ एक वजह से, इजराइल के समर्थन और यहूदी विरोध का सामना करने के लिए। मैं 19 साल से कूफी में हूँ और ये मुझे हमेशा हैरान करता है। पहली रात जब मैं कमरे में चारों ओर देखती हूँ और उन सभी कुर्बानियों को देखती हूँ जो लोग यहाँ आने के लिए देते हैं ताकि हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके, इजराइल और मेरे लोगों, यहूदी लोगों के साथ खड़े होने के लिए, तो ये मेरे साल का सबसे खास पल होता है। सच कहूँ तो ये वाकई बहुत भावुक कर देने वाला है। मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार अभी तक रो चुकी हूँ, क्योंकि मैं बस यही सोचती हूँ कि वे अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, एक तरह से हमारे लिए गोली खाने के लिए, हमारे साथ खड़े होने के लिए, जो भी हमलों का सामना करते हैं वो सब सहने के लिए। मेरे लिए ये बेहद
बेहद भावुक कर देने वाला है। कुछ लोग यहूदी होने की बात सिर्फ तभी करते हैं जब उन्हें इज़राइल या अन्य यहूदियों की आलोचना करनी होती है। ये दयनीय है। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है। शाह ममेश ताली, जो तुम्हारा घटिया इंसान और फिर हीरो है। हर हफ्ते मेरे पास ऐसे बहुत से घटिया लोग होते हैं, लेकिन इस हफ्ते मैं खास तौर पर टोरंटो के उस शख्स का जिक्र करना चाहूंगी जिसने खुद को हूती बताया और पिछले हफ्ते यहूदियों का पीछा किया। और हम यूरोप में भी वही पैटर्न देख रहे हैं, जहां बार्सिलोना में शब्बात की प्रार्थना सभा के तुरंत बाद भीड़, स्पेनिश भीड़, शब्बात के दिन यहूदियों का पीछा करती है और उन्हें बच्चों का हत्यारा कहती है। मैं खुद इस सब से ब्रुकलिन में गुजर चुकी हूँ, जहाँ पिछले 1.5 साल में मुझे 2 बार हमला और डराया गया और मुझे नरसंहार करने वाली, बच्चों की हत्यारी और न जाने क्या-क्या नामों से पुकारा गया। और इसी वजह से मेरे इस हफ्ते की हीरो, और खास तौर पर क्योंकि आज सोमवार है, जुलाई 4 के बाद का पहला सोमवार, और जुलाई 4 जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा और संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मदिन 4 जुलाई को है। मेरी हीरो एमा लाजरस हैं, और अगर आप नहीं जानते कि वो कौन है, तो आपको उनकी कहानी जरूर जाननी चाहिए। एमा लाजरस एक एक्टिविस्ट और कवयित्री थी। वो अमेरिका की संस्कृति को ऐसे शरण स्थल के रूप में गढ़ने में मदद कर रही थी, जहां प्रवासी, विशेषकर उत्पीड़न से भागे लोग, यहां आज़ादी और समृद्धि पा सके। उनकी लेखनी, खासकर उनकी कविता गिव मी योर टायर्ड, योर पुअर, योर हडल्ड मासेस, आज़ादी की चाह रखने वाले ये शब्द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर एक रोशनी और उम्मीद की किरण के रूप में अंकित हैं, जो भी इस देश में कानूनी रूप से आज़ादी और स्वतंत्रता की तलाश में आता है उसके लिए। एमा लजारस के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1800 के दशक के मध्य में, जब रूसी यहूदियों को सड़कों पर भीड़ द्वारा सताया और उन पर हमला किया जा रहा था, जैसा कि हम आज देख रहे हैं, तब वह एक मुखर जायनिस्ट बन गई। और उनके साथ क्या हुआ? सभी समुदायों ने उन्हें बहिष्कृत किया था। 1800 के दशक में? 1800 के दशक के मध्य में हे भगवान! सभी प्रगतिशील लोगों ने, जो उन्हें प्रवासियों व सताए समुदायों के चैंपियन मानते थे, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज और बहिष्कृत कर दिया, और उन्हें सच में एक बीमारी और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया था, जिसने आखिरकार उनकी 30 की उम्र के मध्य या आखिर में उनकी जान ले ली। वो यूरोप अभी-अभी गई थी ताकि वे यहूदी विरोध की समस्या के बारे में बात कर सकें और एक यहूदी राज्य के लिए समर्थन कर सकें, वो भी हर्जल के ज़ायोनिज़्म के बारे में कुछ भी कहने से 10 साल पहले। तो एमा लजारस की कहानी को मत भूलिए और उनके नाम पर लड़ना मत भूलिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो 1 सदी बाद भी हम बार-बार उसी कहानी में फंसे रहेंगे। वाह शमा! और ये बहुत ही शानदार है कि आपने उनके नाम पर एक संगठन बनाया। एक सफ़ारदी यहूदी महिला, जिन्होंने अपने समय से आगे बढ़कर लड़ाई लड़ी। हाँ, और ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन है। ये कितनी शर्म की बात है। एक अद्भुत, प्रेरणादायक महिला है, जिनका हम सभी को अनुकरण करना चाहिए। उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बारे में जानना चाहिए। धन्यवाद शमा। डॉक्टर शीला, आपके लिए हीरो कौन है और सबसे घटिया इंसान कौन है? मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मेडिकल क्षेत्र में हो रही सारी यहूदी विरोधी घटनाओं की ओर सबका ध्यान आकर्षित कर सकूं। इस हफ्ते मेरा सबसे घटिया इंसान अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। भगवान! अब संघीय नागरिक अधिकारों की जांच के तहत यहूदी विरोधी भेदभाव के आरोपों को लेकर, वाह, उन्होंने डी कोलोनियल थेरेपी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और कथित तौर पर उनका इस्तेमाल जायोनिज्म को मानसिक विकार मानने के लिए किया गया है। हे भगवान! तो ध्यान दें, आपके डॉक्टरों, नर्सों और अन्य में यहूदी विरोधी रवैया दिख रहा है। हाँ। इस हफ्ते मेरे हीरो अमेरिकन यहूदी मेडिकल एसोसिएशन है, जिसके बोर्ड में मैं भी हूँ, जो कांग्रेस को जानकारी दे रहा है, जो रोशनी की किरण और मेडिकल कार्यस्थल में यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ एक सहारा बना है। 7 अक्टूबर की घटना के बाद इसकी शुरुआत हुई और इसने काफी कुछ हासिल किया है। अगर आपने अमेरिकन यहूदी मेडिकल एसोसिएशन नहीं सुना तो जरूर जानें। वाह शीला, मेडिकल प्रोफेशन में ये स्थिति इतनी खराब क्यों है? यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा देखा है। जिब्राल्टर में, जहाँ की वो रहने वाली है, मेरी बहन को एक यहूदी विरोधी नर्स से ऐसी घटनाएं झेलनी पड़ी थी। क्या हो रहा है? वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है डीईआई बहुत खराब रहा है। उदाहरण के लिए,
यूसीएलए मेडिकल स्कूल में कभी 20% यहूदी थे। उन्होंने वहां एक बुरा डीईआई अधिकारी नियुक्त किया, कई बुरी चीजें हुई और मेरिट खत्म कर दी गई। वाह। मेडिकल स्कूल के 50% छात्र अपनी बुनियादी परीक्षाओं में फेल हो रहे थे। क्लिनिकल वर्षों में पहुंचने पर वे बुनियादी शरीर रचना नहीं पहचान पाए। उन्होंने यह सोचकर यहूदी छात्रों की स्वीकृति 1% कर दी कि स्वीकृति दरें अमेरिका में उनके प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए। वाह! तो क्योंकि यहूदी सिर्फ 2% है, वे हर साल सिर्फ एक यहूदी छात्र को दाखला देते थे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये लेकिन दूसरी बात क्या आपको लगता है कि लोग कम मानकों के साथ डॉक्टर बन रहे हैं? दूसरी बात जो मुझे लगता है, जिसे सच में कहना ज़रूरी है, बहुत से लोगों को उनके माता-पिता खाने की मेज़ पर ही ब्रेन वॉश कर देते हैं। ईरान में पली बड़ी और फिर उसी समुदाय में रहते हुए शायद कुछ लोगों को नहीं पता था कि मैं यहूदी हूँ। मैंने सुना है कि वे खाने की मेज़ पर क्या बोलते हैं, यहूदी ऐसे। यहूदी ऐसे, यहूदी वैसे, है ना? तो ये सोचना कि 4 साल की मेडिकल शिक्षा आपके अपने परिवार द्वारा जीवन भर की यहूदी विरोधी सोच को बदल देगी, एक झूठ है। वे बस इसे साथ ले आते हैं। हाँ, दूसरी बात, मेडिकल स्टूडेंट्स टीचर्स के चहेते होते हैं। अगर शिक्षकों ने उन्हें यहूदियों या इज़राइल के बारे में सोचने का तरीका सिखाया है, तो वे अपने शिक्षकों को गर्वित करना चाहते हैं। हम इस बात को लेकर लापरवाह रहे हैं कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि K-12 तक हो रही है और बच्चों को ऐसी सोच के लिए तैयार किया जा रहा है। हम सच में इसमें लापरवाह रहे हैं। अगर आप किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उसकी यूनिवर्सिटीज और अगली पीढ़ी के दिमाग पर कब्जा कर लीजिए। यही ईरान ने पहलवी शासन गिराने के लिए किया था। हाँ, बिल्कुल। ये कॉलेज के छात्र थे। कॉलेज कैंपस में वामपंथी लोग थे जिन्होंने कहा, शाह महल में क्यों रह रहे हैं? सड़कों पर लोग बेघर क्यों हैं? बराबरी क्यों नहीं है? और हमेशा नैतिक श्रेष्ठता और ऐसे सुंदर शब्द जैसे विविधता, समानता, समावेशन। ये वही शब्द हैं जो वे आपको अच्छा महसूस कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि असल में आप अपनी बर्बादी की वकालत करते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है ना? कुछ भी नया नहीं है। हम इसे बाइबल में भी पाते हैं। हम इसे पिछले 50 सालों में भी देखते हैं। सच में, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, अब इस हफ्ते जिस घटिया आदमी की बात हो रही है, उसका नाम ग्रैहम प्लेकनर है, जो दुर्भाग्यवश एक राजनेता है। वो वही आदमी है जिसने जिसने एक नाजी टैटू बनवाया। वही टैटू जो यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाते समय दिया जाता था, ताकि वो आखिरी चीज वही देखें उससे पहले कि वे अंदर जाएं। उसने दावा किया कि उसे नाजी टैटू की जानकारी नहीं थी। उसने कहा उसके सीने पर शांति और प्रेम लिखा है, जबकि वह असल में नाजी टैटू था। और जाहिर है उस पर यौन उत्पीड़न के ढेर सारे आरोप भी हैं। ग्राहम प्लैटनर, जिन्होंने मेन में डेमोक्रेट के रूप में प्राइमरी जीती, एक डेमोक्रेट हैं जिनके पास नाजी टैटू है, और यहूदी होने पर भी बर्नी सैंडर्स जैसे यहूदियों ने उनका समर्थन किया। और चक शूमर, शूमर, हाँ, तुम भी क्या खूब रक्षक निकले। आप जानते हैं, मुझे खुशहाल अंत वाली बदमाश की कहानी पसंद है। और ये वाला बदमाश हमारे लिए बहुत अच्छा अंत लेकर आया है, क्योंकि लगता है कि उसने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। क्योंकि बताओ क्या हुआ? एक और महिला सामने आई है जिसने कहा कि उसने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया था। क्योंकि जानते हो क्या, बुरे लोग अपनी जहर हर जगह छोड़ जाते हैं। तो ये तो बस वक्त की बात थी कि कोई और सामने आकर कहेगा कि ये कचरा जिसके पास नाजी टैटू है, वो भी महिलाओं का शोषण करता है। हैरानी की बात नहीं है। तो ग्राम प्लाटनर, तुम पहले भी घटिया इंसान थे, लेकिन अब तुम ऐसे घटिया इंसान हो जिसका अंत अच्छा हुआ, क्योंकि अब तुम बाहर हो। अब मैं किसी सच में अपना हीरो बनाना चाहती हूँ। इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी में कई लोग मानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए, जिसमें यहूदी भी शामिल हैं, उन्हें इजराइल से दूरी बनानी होगी। उन्हें इजराइल के बारे में बुरा बोलना पड़ता है। उन्हें नेतन्याहू को विलन बनाना पड़ता है। वही बुरा आदमी है, वही बलि का बकरा है। चलो इजराइल को बलि का बकरा बना देते हैं, जिसमें यहूदी भी शामिल है। मैं कहूंगी, जिन यहूदियों की मैं बात कर रही थी, उनमें एक व्यक्ति यहूदी नहीं है, और वो इजराइल के समर्थन और जायनिस्ट होने पर बहुत गर्व महसूस करता है। उसका नाम रिची टोरेस है। और आप जानते हैं, जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो क्या होता है? जब आप अपने मूल्यों पर डटे रहते हैं तो क्या होता है? लोग वास्तव में उसका सम्मान करते हैं, और इसलिए उसने अपनी प्राइमरी जीत ली। और भगवान से प्रार्थना है वो कई सालों तक हमारे साथ रहेगा।
वो वैसा है जैसी डेमोक्रेटिक पार्टी होनी चाहिए। वो एक ज़ायनिस्ट है, वो अश्वेत है और वो समलैंगिक है, और वो एक गर्वित ज़ायनिस्ट है। डेमोक्रेटिक पार्टी को वही होना चाहिए, और ना कि ये सभी यहूदी जो यहूदी होने के लिए माफ़ी मांगते हैं और चुनाव जीतने के लिए इज़राइल से इज़राइल विरोध में हद से गुजरते हैं। यही है, मेरा घटिया इंसान और हीरो एक ही पार्टी में हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं। महिला कूफी में होना मेरे लिए हमेशा सम्मान की बात रही है। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दें। सच में, जो अद्भुत काम आप दोनों करती हैं, उसके लिए भगवान आपको आशीर्वाद दें। हम इसे महसूस करते हैं। हम अकेले नहीं हैं। हमें पता है कि हम अकेले नहीं हैं। 80 साल पहले हम अकेले थे और हमें पता है क्या हुआ था। और हमें पता है कि हम ये लड़ाई जीतेंगे। हमें पता है कि हम एक लड़ाई में हैं। कम से कम हमारे लिए ये हमें फिर से ऊर्जा देगा कि हम वहां जाएं। इन 3 दिनों की गर्मजोशी भरी मुलाकात के बाद हम प्यार और खुशी के एक छोटे से बुलबुले हैं, और फिर बाहर जाकर लड़ते हैं। और हम ये सब कर सकते हैं आपके समर्थन, आपके प्यार और उन सभी चीज़ों की वजह से जो आप इज़राइल और यहूदी लोगों के लिए करते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दें। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हम हमेशा यहाँ रहेंगे। क्वाड देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले साल फिर कूफी में होंगे और क्वाड करेंगे। धन्यवाद।